Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुजरात सेट 2023 का 2023 का पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 2। इसके पहले हम सॉल्यूशन पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। होपफुली वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा और उसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSIR नेट फिजिकल में अवेलेबल है। तो अगर अभी तक भी उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इनके सबके पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे। साथ ही साथ जो मेरे लेक्चर्स आते हैं उनके सबसे पहले जो अपडेट्स है वो उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलती। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है द टर्म मास इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के कौन से नियम से जो मास है वो डिफाइन किया जाता है? न्यूटन के कौन से नियम से मास को डिफाइन किया जाता है, ये हमें पूछा गया है। तो हमारे पास न्यूटन के 3 नियम होते हैं। एक नियम होता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ जो कहता है वो आता है लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और लॉ ऑफ इनर्शिया में जो m होता है वो किसका काम करता है? इनर्शिया का काम करता है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। यानी कि F की वैल्यू कितनी रहती है? 0 रहती है। ये कहाँ से डिफाइन होता है? ये फर्स्ट लॉ से डिफाइन होता है। सेकेंड लॉ जो है वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, यानी कि हम ये लिखते हैं F बराबर ma। तो यहाँ से m की जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है? F अपॉन a। तो मास जो है वो डिफाइन कहाँ से हो रहा है? वो सेकंड लॉ से हो रहा है। देखने में हमें ये लगता है कि फर्स्ट लॉ से डिफाइन हुआ, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया है तो मास जो है उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो मास जो डिफाइन होना चाहिए वो फर्स्ट से होना चाहिए। पर एग्जैक्टली इसका जो फॉर्मूला बन रहा है m बराबर F अपॉन a, तो ये कहाँ से बन रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बन रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विद रेफरेंस टू द रिसेंट लॉन्च ऑफ आदित्य L1 बाय इसरो, हाउ मेनी लॉन्ग रेंज पॉइंट्स आर देयर अलोंग द एक्सिस कनेक्टिंग द अर्थ एंड सन? अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला ये है कि जो आदित्य L1 है इसके लॉन्चिंग में 2 प्लैनेट सिस्टम के बीच में टोटल कितने पॉइंट है? यहाँ पर अर्थ सन का सिस्टम है, 2 प्लैनेट सिस्टम का कोई भी सिस्टम होगा उसमें टोटल लंगरेजियन पॉइंट होंगे 5। उसके अंदर टोटल लंगरेजियन पॉइंट्स जो होंगे, टोटल लंगरेंज पॉइंट जो होंगे वो कितने होंगे? वो 5 होंगे। और वो 5 कौन कौन से हो गए? देखो, एक हो गया ये L1, एक हो गया ये L2, एक हो गया ये L3, एक हो गया ये L4 और एक हो गया ये L5। तो टोटल पॉइंट 5 है। अब हमें क्या पूछा है कि जो अर्थ और सन को जो एक्सिस कनेक्ट कर रहा है, अर्थ और सन को जो एक्सिस कनेक्ट कर रहा है उस एक्सिस के ऊपर कुल कितने पॉइंट है? तो अर्थ और सन को जो एक्सिस कनेक्ट कर रहा है वो ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस। तो इसके ऊपर कुल कितने पॉइंट है? एक तो ये हो गया L3, एक हो गया कौन सा L1 और एक कौन सा पॉइंट हो गया L2। तो कुल कितने पॉइंट हो गए? 3। तो आंसर आ जाएगा 3। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम के कितने पॉइंट्स हैं, तो पूरे सिस्टम के टोटल पॉइंट्स हैं 5। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो अर्थ और मून का सिस्टम है या अर्थ का और सन का सिस्टम है, इस एक्सिस इनको कनेक्ट करने वाले एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट है? तो वो कितने पॉइंट आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। इसी तरह से आपसे जरूरी नहीं कि अर्थ और सन का पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए मून और सन का, तो मून भी इसी लाइन में, तो इस लाइन पर भी कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डायनामिकल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय विद अ लैग्रेंजियन वेयर m c k are पॉजिटिव कांस्टेंट, द मास m ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो L की वैल्यू हमें गिवन है -mx स्क्वायर माइनस cx डॉट स्क्वायर और प्लस हाफ kx डॉट स्क्वायर। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर मैं यूज करूं तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, क्योंकि यहां पर हमारे पास डायरेक्शन है x और डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले डेल एल अपॉन डेल एक्स निकाल लो। तो डेल एल अपॉन डेल एक्स जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगा -2mx। सिमिलरली हमने वैल्यू निकालेंगे डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की, तो ये बनेगा -2cx डॉट और प्लस ये बनेगा kx डॉट। फिर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में निकालो, तो ये बनेगा -2c x डबल डॉट
प्लस के एक्स डबल डॉट। तो अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यू रख देता हूं मैं। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस 2cx डबल डॉट प्लस के एक्स डबल डॉट, और माइनस तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 2mx इक्वल्स टू 0। तो यहां से x डबल डॉट और इसको मैंने लिख दिया k माइनस 2c, और ये हो गया प्लस 2mx इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, कैसी बन गई, mx डबल डॉट और प्लस ये कैपिटल M लिख रहा हूं मैं, कैपिटल M है ना, इसको मैंने लिख दिया कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब हो गया ये मास, तो इसको लिखा मैंने कैपिटल M x डबल डॉट प्लस 2m और x। ये जो 2m है ये किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट, इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन हो गई, SHM की इक्वेशन हो गई, SHM। तो ये जो m है, ये m जो है वो किसके इक्वल बना, वो बन गया k माइनस 2c। तो मास जो है वो किसके बराबर हो गया, k माइनस 2c, और क्योंकि मास नेगेटिव में तो होगा नहीं तो k की वैल्यू हमेशा क्या होगी 2c से ज्यादा होगी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लैग्रेंजियन ऑफ डायनामिकल सिस्टम इज गिवन बाय, तो यूलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन हम लिखते हैं d अपॉन dt, अब यहाँ पर सारी इक्वेशन y के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी डेल एल अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d अपॉन dt, और ये बन गया डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई डेल एल अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू d अपॉन dt डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, यानी कि इक्वेशन बी। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जब भी कंजर्वेशन होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। एनर्जी कंजर्वेशन लीड्स टू टाइम। जब भी बात होगी एनर्जी कंजर्वेशन की जब भी बात होगी तो ये किसको शो करता है, ये टाइम को शो करता है, होमोजेनिटी ऑफ टाइम। और लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है, तो वो शो करता है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। वो किसको शो करता है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो एक तो आ गया स्पेस और एक आ जाएगा टाइम। तो यहां रोटेशनल है, रोटेशनल का कोई चक्कर ही नहीं है। ट्रांसलेशन सिमेट्री अलोंग टाइम एक्सिस ये गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज गवर्न बाय, तो x इक्वल्स टू जो है x की वैल्यू है वो हमें दी हुई है 2 sin t। तो यहां से सबसे पहले वेलोसिटी बना लो, यानी कि x डॉट, तो ये बन जाएगा 2 cos t। फिर दूसरा हमें दिया है y की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3 cos t, तो यहां से बन जाएगा y डॉट, तो y डॉट की वैल्यू बन जाएगी माइनस 3 sin t। फिर हमें दिया है z की वैल्यू क्या है, √5 sin t, तो z डॉट की जो वैल्यू है वो बन जाएगी √5 और cos t। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और प्लस vz स्क्वायर। तो यहां से सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर t प्लस 9 sin स्क्वायर t प्लस ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर t। तो 5 और 4 9, तो ये हो गया 9 cos स्क्वायर t प्लस 9 sin स्क्वायर t। तो 9 कॉमन आ गया यहाँ से, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t हो गया 1, तो यहाँ से ये बचेगा हमारे पास 9, यानी कि इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये टाइम से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इमेजिन एन आंट मूविंग ऑन अ फुटबॉल, तो ये फुटबॉल जैसा कुछ है। तो मान लो यहाँ पर जो चींटी है वो स्क्रॉल कर रही है। अब ऊपर से देखोगे तो ये सरफेस, ऐसी सरफेस होगी, तो जो सरफेस होगी ये सरफेस कैसी होगी, ये तो 2 डायमेंशनल होगी ना। सरफेस जो होगी जब ये उस पर स्क्रॉल कर रही होगी तो सरफेस इज 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो उसका जो डायनामिक्स है आंट के, वो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे उसको, इस टाइम पर कितने कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, 2 कोऑर्डिनेट चाहिएंगे भाई। वो ऐसे ऊपर उठ के तो जाएगी नहीं, वो या तो ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी। तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, 2। तो कितने कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब देखो डिस्टेंस स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है
मिनोस्की भी स्पेस के अंदर वो ये बनता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और t1 माइनस t2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये बन नहीं रहा, ये बन नहीं रहा, और इसको हम और कैसे शो करते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करते हैं, जिसको कहते हैं मिनोस्क्वी मैट्रिक्स। तो उसको हम शो करते हैं ईटा म्यू वी और dx म्यू और dx v। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको हम ऐसे भी शो करते हैं। तो यहां से हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ रिजिड बॉडी विद अ पॉइंट फिक्स, ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है। अभी ये फ्री टू मूव है, तो फ्री टू मूव है तो ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकती है तीनों डायरेक्शन में, और ये रोटरी मोशन भी कर सकती है। तो जब ये फ्री है, जब ये फ्री है, व्हेन इट इज फ्री, व्हेन इट इज फ्री, तो जब ये फ्री है तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, 6 है। अब मैंने इसका एक पॉइंट पकड़ लिया, इसको एक जगह से दाब दिया ऐसे, तो एक जगह से दाब दिया तो इसकी मैंने ट्रांसलेशन बंद कर दी, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो बंद हो गई। अब मान लो मैंने यहाँ से इसको फिक्स कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया, तो खुद सोचो कि अगर इस पेन को, अभी ये पेन ऐसे पड़ा है, अब मैंने इसको एक जगह से पकड़ लिया ऐसे, तो अभी इसकी ट्रांसलेशन बंद है ना, इधर भी वाई डायरेक्शन में भी और जेड में, ये सिर्फ रोटेट कर सकता है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो हमें ये पूछा है कि ट्रांसलेशन की डिग्री क्या होगी, तो ट्रांसलेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो इसके ट्रांसलेशन तो सारे बंद ही हो जाएंगे, तो ट्रांसलेशन की डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 0। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रह जाएगा, रोटेशन रह जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ रोटेशन, ये रोटेट कर पाएगा तीनों एक्सिस के अबाउट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमें पूछा है मैट्रिक्स ए, तो यहां पर हमें क्ले हैमिल्टन्स लगाना है, क्ले हैमिल्टन्स का यूज करना है। तो सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए इसको ऐसे लिखो 1 2 -1 4, ऐसे लिखते हैं ना, a माइनस लेमडा आई, और ये a माइनस लेमडा आई जो है ये क्या होता है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस फॉर्म में मैं बना रहा हूं, तो a माइनस लेमडा आई, तो आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया लेमडा 0 0 लेमडा इक्वल्स टू 0 करना है। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस लेमडा, ये बनेगा -1, ये बनेगा 2, और ये बनेगा 4 माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसको क्रॉस में डिटर्मिनेट निकालो, इसका डिटर्मिनेट निकालोगे तो ये बनेगा 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 4 ये ना, हाँ 4, तो ये बनेगा 4 माइनस लेमडा माइनस लेमडा, ये बनेगा -4 लेमडा, और ये बनेगा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये बन गया -5 लेमडा, और ये बन गया +6 इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, क्ले हैमिल्टन के फॉर्म में लिखना है ना। तो किस फॉर्म में लिखेंगे, क्ले हैमिल्टन फॉर्म, क्ले हैमिल्टन फॉर्म। तो क्ले हैमिल्टन फॉर्म में क्या लिखेंगे, जहां लेमडा लिखा है उसकी जगह ए लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर -5a, a स्क्वायर -5a प्लस 6i, i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा लिख दिया मैंने। तो इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया, इसको लिख दिया a स्क्वायर इक्वल्स टू 5a माइनस 6i। अब यहाँ पे जो जो जैसे जैसे टर्म्स है उसके हिसाब से बनाते जाओ। तो यहाँ क्यूब है, तो क्यूब बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा a क्यूब इक्वल्स टू, ये बनेगा 5a स्क्वायर माइनस 6a। अब 4 है तो 4 बनाने के लिए एक बार a से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा a पावर 4, ये बन जाएगा 5a क्यूब माइनस ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, ट्रांसपोज करूंगा यानी कि पक्षांतरण करूंगा, तो क्या बनेगा a4, ये आ जाएगा -5a क्यूब -5a क्यूब, और ये हो जाएगा +6a स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये 0 हो गया, तो बचा कौन सा पार्ट, 2a + 3i। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2a + 3i। राइट आंसर इज 2a + 3i। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सीधा सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं e
प्लस ई माइनस बी टी, ई माइनस बी टी, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ई माइनस बी टी और साइन ए टी। इसका जब आप लाप्लास निकालते हो तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, ए अपॉन, यहाँ माइनस है तो यहाँ बन जाता है प्लस, तो क्या बनता है एस प्लस बी, एस प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा अपॉन एस प्लस 2 स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ ए की जगह हो गया ओमेगा और बी की जगह हो गया कितना 2। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इनवर्स जो इसका बनेगा, वो इनवर्स क्या बन जाएगा, ई पावर माइनस 2t और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। अब आइगन वैल्यूज हमें निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज जो होती हैं उनका सम बराबर होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के, है ना। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यूज का सम देखो कितना हो गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 2 + 2 4 - 2 2, तो ट्रेस हो गया 2। तो अब ये चेक कर लो कि किसका सम 2 आ रहा है। तो पहले वाले केस में -2 2 3, तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरे वाले में ये सारे प्लस हो गए, तीसरे वाले में प्लस हो गए, बचा कौन सा, चौथा। -3 + 3 किया तो कैंसिल, बच गया कितना 2। तो -3 + 2 और +3, तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो गई, डी हो गई, है ना। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं और होपफुली आपको सभी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। पीडीएफ जो इसका है वो मिलेगा मेरे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, ताकि जो और भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, जरूरी नहीं जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बाकी के जो सेट एग्जाम है क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे फिजिक्स के, गेट चाहे नेट और चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चर, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह ये काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।